अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रीवियस लेक्चर में वी स्टार्टेड ऑफ विद द research proposals. How and what content is there in the research proposals? Opening that, just so मुझे बताइए कि आपने क्या समझ आई आपको, जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ आई। मैंने कुछ शुरू किया था, फिर मैंने कुछ टास्किंग आपको दी कि करें, आपने उसको करना शुरू किया, फिर हमने उसकी कुछ प्रेजेंटेशंस ली और कुछ मैंने करेक्शन उस पर लगवाई आपके साथ। तो जो समझ आया आपको लास्ट लेक्चर में और उसके बाद क्या करेक्शन की, ज़रा उसके ऊपर थोड़ा कमेंट अगर कर सकें तो फिर हम आगे चलते हैं उसके बाद। तो जो लास्ट लेक्चर बेसिकली मैं जो टास्किंग की थी वो डायरेक्टली उस पर चला जाता मेथोडोलॉजी डायग्राम। तो जो आपने मुझे टास्किंग का बताया था उसमें ये है कि हमें थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, और उसकी जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी डायग्राम, मतलब उसकी ड्रॉ करनी है। और ये कि जो उसकी जो मेथोडोलॉजी के जो ब्लॉक्स हैं उसको हर मतलब एक ब्लॉक को डिफाइन करना है, सिंपल वन पैराग्राफ। और उसकी डेटाबेस अवेलेबिलिटी और उसकी जो टूल्स वगैरह की। ओके। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि अब चूंकि एक होता है कि आपने अपने काम को प्रेजेंट करना होता है, विच शुड बी प्रोबेबली इज ऑन पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है। सो प्रेजेंटिंग इज वन थिंग। दूसरी चीज़ है लिखना है। लिखना मीन्स कि डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। तो डॉक्यूमेंट जब तैयार करनी है या उसमें टेक्स्ट लिखना है, वो इज प्राइमरली डिफरेंट देन व्हाट यू प्रेजेंट। बिकॉज लिखने में लिखने के तरीके से चीज़ें दी जाती हैं, और जो प्रेजेंट की जाती हैं, प्रेजेंट में इट्स मोर ऑफ समथिंग जो कि ग्राफिकल नेचर की होती है। यू टॉक मोर यस। एंड देन यू शो समथिंग विच इज इजीली digestible by the audience. Remember? So try to make these two things very clear. There are very clear boundaries between the two things, the one which you present and the one which you write. ठीक है। ओके, सो अभी जो मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था कि आपने लिखना एक है, बट प्रेजेंट जो है वो भी करना है। तो प्रेजेंट करने में और लिखने में फर्क होता है। वही सेम चीज जो लिखते हैं वो प्रेजेंट नहीं कर देते यस। कि जी जो लिखा आपने 10 15 20 लाइन लिखी, वही आपने कट पेस्ट करके स्लाइड पे डाल दी और वहां पढ़नी शुरू कर दी। नो, दोनों में फर्क होना चाहिए। एंड बाय वर्चू ऑफ योर ओन मेच्योरिटी, यू मस्ट बी हैविंग दिस इनबिल्ट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंस कैसे लेकर आना है मैंने। ठीक है। सो यहाँ पे भी अब आप लिखने वाली स्टेज पे आ गए हैं। इफ यू रिमेंबर, आई आई सेड दिस दैट वी आर फिनिश्ड ऑफ विद द रीडिंग स्टफ, कि पढ़ना क्या था, कहाँ से पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, उसमें क्वालिटीज कैसे इंश्योर करते हैं, और कुछ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स थे, उनको भी हमने देखा। और अब हम आ गए टुवर्ड्स राइटिंग, कि अब हमने जो कुछ पढ़ लिया है या जो पढ़ रहे हैं उसको अब हमने एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बीइंग अ एमएस स्टूडेंट या बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट, द टास्क व्हिच आई हैव टू कंप्लीट in this class is to write a document which is the research proposal document, right? And again I have to present it as well. So presentation भी एक research proposal document की ही करनी है, लेकिन अब उसमें कुछ फर्क आ जाएंगे। क्या होंगे वो हम आप देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और भी हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। सो लिखने की स्टेज में जो अभी मैंने आपको टास्किंग की थी, हम अब दोबारा उस स्लाइड को मैं खोलता हूँ एंड वी कैन अगेन ट्राई टू link what is missing in our understanding. Let me first share the link of this presentation with the
ई पेपर्स, मैं आपको पेपर्स भी दिखा देता हूँ। पेपर चेक हो गए। कर दीजिए। ओके जी। सो इफ यू कैन रिकॉल दिस स्लाइड। हमने शुरू किया कि हमने स्टार्ट सर किया था कि रिसर्च प्रपोजल्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। इनफैक्ट प्रपोजल कुड बी ऑफ मैनी टाइप्स। उसमें हमने फंडिंग प्रपोजल्स के परस्पेक्टिव से भी कुछ बात की कि क्या उसके अंदर चीज़ डिफरेंट हो सकती है। बहरहाल फोकस हमारा रिसर्च प्रपोजल पे था। हमने कहा कि एक सबसे पहले इसकी एक टाइप होती है जिसको हम डुएबिलिटी डॉक्यूमेंट कहते हैं या फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो है वो आप फिर रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं फॉर मास्टर्स थीसिस, और या लिख सकते हैं आप फॉर पीएचडी थीसिस। दोनों में क्या फ़र्क है उस पर हमने डिटेल में बात की थी। और अकॉर्डिंगली फिर हम अब आ गए थे कि इसके कंटेंट एक रिसर्च प्रपोजल के क्या होते हैं, और इसके अंदर आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, और हमने इसमें बात की कि जी ओके, प्रोविजनल टाइटल से क्या मुराद है। इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ स्टडी लिखनी है तो ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है। और इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जो पंच लाइंस हैं उनको सोचते हुए समझते हुए आप कुछ कंटेंट जो है वो लिखते हैं। और नेक्स्ट इज दी लिटरेचर रिव्यू विच इज रिलेशनशिप टू प्रीवियस वर्क। और यहाँ पे मैं रुक गया था, मैंने कहा था कि ओके जी अब आप ये करें कि जो आपका बेस लाइन रिसर्च पेपर है, वो रिसर्च पेपर आपने खोलना है। खोल के उस रिसर्च पेपर की आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है। ब्लॉक डायग्राम कैन बी प्लेस्ड इन योर डॉक्यूमेंट एज वेल एज ऑन योर प्रेजेंटेशन। और फिर आपने उसके उसके जो पोर्शन हैं उनको अपने अल्फाज में लिखना है उस ब्लॉक्स को कि ये कर कैसे रहा है ये सारा काम। और करने के लिए डेफिनेटली जब उसको कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कोई एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा होगा, या सिमुलेट कर रहा होगा या हार्डवेयर बना रहा होगा, तो वो प्रोसेस जो है उसको भी आपकी समझदारी के अंदर आना चाहिए और लिखने में भी आना चाहिए कि हाउ इट हैज बीन डन। और दैट थिंग वुड प्राइमरली गो टूवर्ड्स योर डॉक्यूमेंट जो आप लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं या आप हाथ से लिख रहे हैं। और मैंने कहा था कि आप वो लिखें, लिख के उसको मुझे शो करें। लिखी हुई चीज़ अलग होगी, प्रेजेंटेशन सेपरेट होगी, राइट। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस रिसर्च पेपर की कोई चीज़ आपने कट पेस्ट नहीं करनी है, कोई डायग्राम उसकी वहां से उठानी नहीं है, बल्कि अपने अल्फाज में अपनी डायग्राम बनानी है और वो आपने फिर लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगाना चाहें। ठीक है। हाउ दिस वुड बी दी ओनली वन थिंग। जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर अगेन आई डिस्कस्ड इन लेंथ दैट अराउंड 20 रिसर्च पेपर्स आर डिस्कस्ड इन योर डॉक्यूमेंट, and around 60 plus three times papers are discussed in your research proposal for a PhD dissertation, right? Or for that purpose, chunke this may be the first semester of some of the PhD students, so they may call it a pre-proposal. Okay, that could not be the final proposal, but just to get practice of something which is going to be there in future, one must write reasonable studied papers and documents so that it could contribute something good once that PhD student write it in the true sense later on in once it's required after the coursework is completed. For that matter, तो अभी आपको जो अगेन आज भी आई ट्राई टू गिव सम प्रैक्टिस टू यू बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि इफ आई जस्ट गिव इट टू यू कि जब आप जाके घर पे करें तो आप प्रोबेबली इसको दोबारा टच नहीं करेंगे। इसलिए इसको हमने थोड़ा क्लास में इस राइटिंग वाले स्टफ को दे के चलना है। तो आई वुड बी गिविंग यू सम टाइम वंस वी मूव फॉरवर्ड इन द क्लास, जिसके अंदर जो लास्ट टाइम मैंने टास्क दिया था यू विल डू इट अगेन। आज आप उसको दोबारा सीरियसली एक दफ़ा अटेम्प्ट करेंगे, और इसमें अब आप एक रिसर्च पेपर ऐड करेंगे। प्रोबेबली आपने एक रिसर्च पेपर या बेसलाइन रिसर्च पेपर का काम जो है वो कर लिया है मुझसे, आपने उसकी समरीज शेयर भी कर ली हैं।
और मैंने कुछ लोगों का उसमें चेक किया था, देवर फाइन, कुछ लोगों का भी मैंने देखना है, तो आई आई गिव माई फीडबैक ऑन दैट। बट आज की क्लास में आपने एटलीस्ट टू पेपर्स, एक बेसलाइन पेपर एंड वन अनदर पेपर विच इज रिलेटेड टू योर वर्क, उनकी डायग्राम्स को बनाना है। बाय मेकिंग द डायग्राम इट मीन्स दैट यू हैव टू मेक इट योरसेल्फ। और खुद बनाने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, हाईलाइट करके उसके ब्लॉक्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और वो ब्लॉक डायग्राम जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर। ठीक है। आई शो यू अ सैम्पल प्रेजेंटेशन स्लाइड एज वेल, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से फिल करना है। बट presentation is one thing, writing in the text document is another thing. Over there you will write a literature review section. ठीक है। एंड लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में आप अपने इस पेपर, दो पेपर्स के कम से कम दो दो पैराग्राफ्स जो है वो एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं, जो कि बाद में आप फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं जब आप पूरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बट अभी फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास यू विल राइट एटलीस्ट वन पेज ऑन वन पेपर एंड अनदर पेज ऑन सेकंड पेपर, कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। बट दैट वुड बी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ब्लॉक डायग्राम along with its tools and platforms, right? ओके सो अब अगर मैं दोबारा इसी स्लाइड को एक दफा दिखाऊं, और बल्कि इसे पेश करके हम आगे चले, लेट मी शो यू दी प्रेजेंटेशन पैटर्न एंड टेम्पलेट एज वेल, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, एंड देन वी कैन कम बैक टू दिस। It is just a template, doesn't mean that it is fixed. One may choose some variations or deviations, alterations based on you and your supervisor decisions, but it is just one sample from my side, which you could see for the sake of um reference. Okay, I hope now this presentation is visible to you. And हमारा जो काम अब लेक्चर्स में होगा वो ओवरलैपिंग हो रही होगी प्रेजेंटेशन एज वेल एज राइटिंग स्टफ की, तो यू नीड टू कीप अ डिफरेंस, दोनों में फर्क क्या है वो फर्क आपने फिगर आउट करना है, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछें कि ये मुझे समझ नहीं आई। Because people mix the two things. They think that whatever I'm writing, in fact, that is going to be there on the presentation slides, whereas it is not the case. Presentation slide has to be very concise, to the point, and more of graphic in nature. Least text, least text. Use 1/3 portion of the slide for usage. 2/3 स्लाइड जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए प्रेफरेबली, ताकि अच्छा अच्छा इंप्रेशन पड़े देखने वाले को। अगर बहुत क्लटर्ड प्रेजेंटेशन होगी, बहुत क्लटर्ड स्लाइड होगी, देन पीपल स्टार्ट दे स्टॉप लिसनिंग टू यू, दे स्टॉप सीइंग दैट थिंग, right? Psychologically it is difficult to interpret a lot of cluttering on your slides, so try to keep it with less stuff, and especially no text. Still you can make some diagrams and keep some diagrams, but there shouldn't be anything like too much of text cut paste of the things which people have to read and go through it by themselves. So okay, if this presentation is visible, so your first slide must be your title slide, which should give the information about your title as well as about your supervisor and some of the important things about you. Another important thing is try to make slides as simple as possible. Instead of bringing in a lot of colors here and using some templates, colored templates, which give hindrance to the person, audience to see it clearly, because all the colors are sometimes not visible to the people, or they sometimes are not better shown on the multimedia.
So never assume anything in your life. Do not assume that whatever color I'm seeing on my screen would be visible onto the screen which would be given to you for display to the audience. So try to make decisions based on on the chances, on this probability that there could there could be anything wrong at the last time. So I should keep my things so clear and simple that even if something goes wrong, I would be able to present my ideas and present my things. सुंबल, मैं ये कह रहा हूँ ब्राइट कलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने चीज़ों को इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है कि अगर कहीं कोई मसला भी हो जाए, क्योंकि देखें आपने कहा जी मैंने पीला कलर इस्तेमाल किया, रेड कलर इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर जी, लेकिन जब जाके आपने किसी हॉल में लगाया, किसी ऑडिटोरियम में लगाया, पता चला उसकी तो स्क्रीन ही ठीक नहीं है या मल्टीमीडिया पे कलर्स ही नहीं आ रहे। लेकिन याद रखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा नजर आता है, right? So the best decision to make a slide is to keep it black and white instead of probably getting into some chances of mishappening at the last time. So such decisions are to be taken by the person who is going to be affected at the last time. So my point is कि make slides simpler, clearer, and then try to keep them in black and white. नो कलर्स, अवॉइड कलर्स। जो एकेडमिशियंस होते हैं वो कलर्स को पसंद नहीं करते हैं, ना ही राइटिंग में ना ही प्रेजेंटेशन में। दे लाइक टू कीप देम एज सिंपल एज पॉसिबल। यस, अगर कोई बहुत मजबूरी है, मना नहीं है, ये नहीं है कि आप ना यूज करें, बट जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। और जहाँ बहुत ही जरूरत है कि जी इसके बगैर मुझे नहीं, मैं समझा पाऊंगा या ठीक नहीं है, तो ठीक है, यू कैन यूज इट, बट अगेन यू सी इट्स ऑल ब्लैक एंड व्हाइट। आप वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर्स के साथ लिख सकते हैं या ब्लैक कलर के ऊपर वाइट बैकग्राउंड के साथ लिख सकते हैं। दोज वुड बी क्लियरर एट एवरी इंस्टेंस, एट एवरी प्लेस। सो इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी होती है और ये आपको समझ भी अच्छी आती है। नंबर टू थिंग, फोन साइजेस। प्रेजेंटेशन देते हुए ये याद रखिए कि प्रेजेंटेशन आपने तो देनी है लेकिन किसी ने देखनी भी है। तो जिसने देखनी है उसके लिए बनाई जाती है, ना कि आपके लिए बनाई जाती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी नजर आ रही है यार जी, मेरे तो बिल्कुल आई साइड भी 6x6 है और मैं जो ना बहुत ज्यादा जो ना वो सुपरमैन विजन के साथ चीजें देख सकता हूँ। बट जो क्लास में बैठे होंगे आपके जो लोग, उनमें से बहुत सारों को जो है वो उनकी आंखें कमजोर होंगी या वो दूर बैठे होंगे, तो उनको अगर नजर नहीं आ रहा तो आपका मकसद फौत हो गया। ठीक है, लास्ट पर उसमें डिस्कस किया। हाँ, जी आइए। तो हमेशा याद रखेंगे, दिस इज अ जनरल रूल एप्लीकेबल टू योर लाइफ एज वेल। वंस यू हैव टू प्रेजेंट anything, that presentation has to be seen by somebody, so keep that person in your mind and keep them or her or him from the maximum distance कि he or she could see you from long distance। बस इधर दे दीजिए। आप इसमें कोई चाय पिएगा? शुक्रिया भाई। पानी का एक अगर वो बॉटल भी दे दें मुझे तो आसानी है। ठीक, शुक्रिया। पानी भी एक ये सामने पानी खैर सामने पड़ा हुआ भी है, गिलास भी है, पानी की एक दो बॉटल्स ले आओ। ठीक है जी। सो एक तो चीज हो गई कि विजिबिलिटी, और इसमें जो आइडियल विजिबिलिटी, आइडियल फोंट होता है जो रिसर्चर्स रेकमेंड करते हैं, वो एरियल फोंट। एरियल फोंट जो है उसकी साख्त ऐसी है कि वो हर एक को बड़ा क्लियर नजर आता है, उसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा है। और उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर जो हेडिंग्स दी जाती हैं वो आप जनरली 36 साइज रख सकते हैं हेडिंग्स की परस्पेक्टिव्स। और जो टेक्स्ट है वो मिनिमम 24 या 28 रखेंगे अगर आप, तो दैट वुड बी बेटर विजिबल टू द ऑडियंस। ये एक जनरल आप कहें कि अंडरस्टैंडिंग है। अगर इसे छोटा फॉन्ट लेके जाएंगे तो आप शायद टेक्स्ट ज्यादा डाल लेंगे, टेक्स्ट भी क्लटर हो जाएगा, नजर भी कुछ नहीं आएगा, छोटे छोटे टेबल्स बन जाएंगे, people will not be happy to see your performance. So always remember, I am highlighting this. You have worked very hard, but if you cannot present well, it goes down to docs. वो कोई फायदा नहीं उसका। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको अच्छे तरीके से दिखाना भी है। अच्छा तरीके से दिखाने का मतलब ये है कि उसकी विजिबिलिटी कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सो प्रेजेंटेशंस के ऊपर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। सो ये पहली आपकी स्लाइड हो गई। अगर आपने प्रेजेंट करना है, अगेन बिकॉज एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज टू प्रेजेंट, सो दैट वुड बी दी थिंग। एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाएं, बिकॉज स्टिल देयर आर पीपल इन द क्लास हु हैव येट नॉट गॉट देयर टॉपिक अप्रूव्ड बाय मी। So if they have not got topic approved, it means they are not passing the subject. Passing of the subject is related to
राइट टॉपिक सिलेक्शन। अगर आपने पूरे कोर्स में टॉपिक ही ठीक सेलेक्ट नहीं किया और आप समझ रहे हैं कि जी मैंने ठीक कर लिया है, तो फिट मीन्स कि आपने ठीक नहीं किया। ठीक है, मुझसे क्लास में अराउंड 4 लोगों ने अप्रूवल लिया है। बाकी के जो लोग हैं उनमें से किसी ने अभी तक कोई अप्रूवल नहीं लिया है। जब अप्रूवल नहीं लिया है तो वो टॉपिक्स उनके अप्रूव नहीं है। जब तक टॉपिक अप्रूव नहीं है प्रेजेंटेशन बनाने का फायदा नहीं है, मजीद पढ़ने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जो कि मुझे नहीं मालूम। There are many students, not many, there are few students who have yet not submitted the summaries as well. Few have submitted, more have submitted, few have not submitted. तो जिन्होंने समरीज नहीं अभी तक भेजी हैं वो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, बिकॉज इट मीन्स के दे हैव, फॉर मी दे हैव नॉट सीन द लेक्चर्स। ठीक है। सो अगेन ये इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी तक आप में से कोई ऐसा शख्स है या शख्सानी है जिसने जो है वो मुझे अपने अब तक के लेक्चर्स की समरीज नहीं भेजी है, काइंडली लेक्चर्स को देख लीजिए, टाइम अभी भी है। लेक्चर्स देखें, अपने हाथ से समरी लिखें, टाइप नहीं करनी है, हाथ से लिखें। और वो लिखें कि मेजर पॉइंट्स लिखने हैं, कोई स्टोरियां नहीं लिखनी है। जो आपने कंटेंट पढ़ा है, जो समझ उसमें जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की शॉर्ट हैंड पॉइंट्स लिखने हैं कि ये बताया गया इसमें, ये इंपॉर्टेंट था, ये बताया गया इसमें, ये इंपॉर्टेंट था। मकसद क्या है कि जब आपके सामने वही समरी आए और कल को आप पूरा लेक्चर ना देखें, सिर्फ उन समरीज को गो थ्रू करेंगे तो आपको याद आ जाएंगी चीजें कि जी मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि सवाल उसी के अंदर से आएंगे जो हमने क्लास में पढ़ा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दो चीजें ध्यान में रखें कि समरीज को देख के आप मुझे सबमिट करा लीजिए सारी। और प्लस ये कि जो टॉपिक अप्रूव होना है वो टॉपिक से मैं अभी आपको आज टास्किंग दूंगा, तो आज जो जो लोग हैं अपने काम को प्रेजेंट भी करें। वो 2 स्लाइड्स जो बनाएंगे वो एक टाइटल स्लाइड और एक अपने बेसलाइन पेपर की मेथडोलॉजी की स्लाइड, जिसका मैं टेम्पलेट आपको दिखा रहा हूँ। और इसी का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मुझे आप फिर लिख के सबमिट करेंगे, जो कि मैंने कहा कि 1 1 पेज पर पेपर आपने लिखना है आज। ठीक है। ओके, मैं आगे आता हूँ। कोई कोई भी हो डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहिएगा। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड विच आई वुड बी एक्सपेक्टिंग फॉर एवरीबडी टुडे। एवरीबडी मीन्स जिन्होंने प्रेजेंट किया है, जिन्होंने नहीं किया, दोनों ग्रुप्स। टेस्ट नहीं तो जो डिजिटल पेपर शेयर करते हो उसमें हम चेंज करके वो शेयर कर सकते हैं, या जो हम नया एड ऑन पेपर करेंगे उसमें ये कर सकते हैं। रिपीट करो सवाल, समझ नहीं। जो हमने बेसलाइन पेपर सबमिट किया है प्रेजेंटेशन में, उसमें भी चेंज करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं, या जो हमने न्यू पेपर ऐड करना है उसमें सारे चेंजेस। नहीं, दोनों आप आज रीडू करेंगे। जो आपने पिछला किया था यस। दैट इज गॉन। आज रीडू करें, जिसमें एक बेसलाइन पेपर हो, एक और पेपर हो जिसका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बनाए और उसकी प्रेजेंटेशन भी ऐड करें। मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा दूं एक दफा तो आपको सैंपल से अंदाजा हो जाएगा। Okay, now here is the sequence of the presentation which would be followed by everybody in the final presentation, which I'll take in the 16th week of the semester. ठीक है, this is, if I'm not wrong, this is 12th week. So you have 1 month. By end of December, थर्ड वीक से मैं स्टार्ट करूंगा प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने ये सारी प्रेजेंटेशन जो है वो इस पैटर्न पे बनानी है। नाउ दिस दीज आर दी सीक्वेंस। यू नीड टू गिव 1 स्लाइड ऑन द इंट्रोडक्शन, देन कम्स द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपके कम से कम 5 रिसर्च पेपर्स की ब्लॉक डायग्राम्स अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। 5 स्लाइड्स ऑन लिटरेचर रिव्यू। 5 स्लाइड्स मीन्स 5 selected रिसर्च पेपर्स along with their methodologies. And what do we mean by methodology? See here, this is the methodology. ये वो स्लाइड है सैंपल के तौर पे जहां मैं शो कर रहा हूं। This is just a sample. Again, I would say this is not ideal, but one can follow this. So over here, this is the research paper number 1. उसका reference given है. That reference can be given like this or in the footnote. I would prefer to give it in the footnote. अगेन दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टूडेंट। मैंने वहां से इसको सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा है कि चलो उसने कुछ अच्छा काम किया था तो उसको एक सैंपल के तौर पे प्लेस कर दिया, ऑल्दो आइडियल नहीं है। बट से आप इसको अगर गौर से देखो तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें नजर आ रहा है कि जिसने एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है। ब्लॉक डायग्राम जो है इस पेपर की मेथडोलॉजी है कि ये पेपर कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स इस पेपर में किए हैं ऑथर ने टू गेट द रिजल्ट्स, राइट। और पेपर का रेफरेंस है। स्टिल इसमें जो चीज मिसिंग है, मिसिंग क्या है कि यहाँ पे उसको ये लिखना चाहिए था कि ये जो मेथड है ये किस
प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर इसका कोई सैंपल था तो सैंपल साइज क्या था, डेटाबेस क्या था, उसका कोई सोर्स या मेंशन होनी चाहिए थी। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें जो है तीन चार, वो यहाँ पे आ सकती हैं। बट अगर आप गौर करो तो दिस स्लाइड इज नॉट टू क्लटर्ड, इट इज क्वाइट विजिबल, एंड वन कैन फिगर आउट के इसमें, या जब वो बात करना शुरू करेगा तो यू कैन रिलेट कि क्या बात हो रही है। ठीक है। सो और अगर आप इस स्लाइड को देखो, तकरीबन ये 2/3 एम्प्टी है। ठीक है, इसमें हर जगह सब कुछ भरा हुआ नहीं है। सो से अगर आप बहुत ज्यादा एम्प्टी नहीं भी रख सकते, बट स्टिल ट्राई टू कीप इट अ लिटिल लेस क्लटर्ड एंड मोर ऑफ द ग्राफिकल कंटेंट। ठीक है। तो आप देखें ये एक पेपर, ये एक और पेपर है। राइट। सो ये इस तरह से रिसर्च पेपर्स के मेथोडोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है। प्रेजेंटेशन में ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं, बट इन दी लिटरेचर रिव्यू में ब्लॉक डायग्राम नहीं होती हैं। वहां पे आप इसके इन्हीं मेथड को एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर, विच इज रिक्वायर्ड इन दी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के उसका टेक्स्ट यहाँ कट पेस्ट कर देना, वो रिक्वायर्ड नहीं है। लाइक दिस इज रॉन्ग, ये इंट्रोडक्शन में इस तरीके से इतनी सारी लाइनें लिख देना, नॉट राइट। यहां शो करने का मकसद है कि एक स्लाइड एक ही होती है इंट्रोडक्शन की, अगेन इंट्रोडक्शन में भी आप मिनिमम टेक्स्ट रखें। और यहाँ पे आपने क्या बताना है, आपने यहाँ पे प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है, प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस बतानी है, और प्रोबेबली इस जगह पे अपने सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। जब प्रेजेंटेशन होती है वहां पे जरूरत नहीं है, हाँ टेक्स्ट में है। प्रेजेंटेशन की इंट्रोडक्शन में सिर्फ प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं, बस। उसके बाद आप आ जाते हैं लोगों के सॉल्यूशंस के ऊपर, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बताएंगे, और फिर आप गैप्स बताएंगे। क्योंकि जब मैंने जो पेपर पढ़े हैं, लोगों के मेथड्स को पढ़ा है, इनमें मुझे, मेरी समझ के मुताबिक, जो कि एक मास्टर स्टूडेंट की कदरें कम होगी, एक पीएचडी स्टूडेंट की कदरें बेहतर होगी। ठीक है। लेकिन जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इन कंसल्टेशन विद योर सुपरवाइजर्स यू कैन राइट के जी ये गैप्स हैं एग्जिस्टिंग कामों के अंदर। कुछ भी हो सकते हैं, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होंगे। ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द गैप्स यू विल गिव योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्योंकि जी अब मैंने जो गैप्स हैं, इनके अंदर से मैंने, गैप्स तो 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, मुझे इनमें दो गैप्स ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है, इनको हल करना है, इनका सोल्यूशन देना है। तो उसके हवाले से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, जो कि अगेन एक दो तीन लाइंस की स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई चार पांच सफ़ों की। ये अगेन ज्यादा है, ये बहुत बड़ा, ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी एक बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है। यू नीड टू कीप इट सिंपल, कपल ऑफ लाइंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज जनरली इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, क्योंकि स्टेटमेंट एक ही होती है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं हो सकती। तो अगेन, लेकिन अगेन मैं इसमें कहूंगा कि इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लोग बुलेट्स में भी लिखते हैं। लेकिन प्रेफर्ड वे ये है कि ये शुड बी वन स्मॉल couple of lines paragraph which should be your problem statement. Avoid making the bullets. From the problem statement you define your research questions. ठीक है, कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन 1 ये है, रिसर्च क्वेश्चन 2 ये है, रिसर्च क्वेश्चन 3 ये है। So there should be some research questions. Research question. ये question इधर देखिए आप, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये क्वेश्चंस से निकलते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस देते हैं तो उनकी बेस पे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं कि इनको हल करने का तरीका ये हो सकता है। सो फर्स्ट, इधर रिसर्च ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस थ्रू लोड टेस्टिंग। इट मींस द क्वेश्चन शुड हैव बीन, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, अगेन क्योंकि हर बंदे का अपने लिहाज से रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हो सकता है रिलेटेड टू सम लोड टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कि ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। An efficient load testing to check the performance of a software may not be available, yeah, would be lacking in certain things. So based on that, research objectives and research questions are to be linked, and they come from your problem statement. So research question की स्लाइड एक होगी, ऑब्जेक्टिव्स की स्लाइड एक होगी, एंड देन वुड बी योर, बेस्ड ऑन दिस, अब देखिए ये एक फ्लो में चीजें चल रही हैं। आपने आपने एक टॉपिक सजेस्ट किया,
टॉपिक पे आपने सिग्निफिकेंस एस्टेब्लिश की, आपने लोगों के काम को पढ़ा, 1 2 3 4 5, इवन हमने कहा 20 पेपर पढ़ते हैं आप, उनमें से 5 प्रेजेंट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट गैप एनालिसिस की, गैप एनालिसिस से पहले इनको पिला दो, बल्कि रख लो, पी लेंगे ये आप। बेस्ड ऑन द गैप एनालिसिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर से रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स निकाले। अब इनको हल करना है ना, तो इसके लिए आप अपनी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जी, ये दिस इज माय प्रपोज मेथोडोलॉजी टू हैंडल दी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। हाउ वुड यू be processing your solution? Now this is your solution. This is not only introducing your solution but as well as explaining it. But you need not to explain in more slides, you need to just keep a couple of slides, this block diagram, talk yourself, आप खुद बात करें, पढ़ना ना शुरू कर दें, और फिर इसके बारे में बताएंगे जी ये इसका डाटा कहाँ से मिलेगा, इसकी कोई पॉपुलेशन सैंपल साइज क्या है, किस सेगमेंट को आप हैंडल कर रहे हैं, विच सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर यू विल लाइक टू यूज, एंड व्हाट वुड बी योर परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, किन किन चीजों को आप मेजर करेंगे टू टू establish the fact that this method will work. Now here you would close and then you will give your timelines कि अब मैं जो आगे फ्यूचरिस्टिक काम है वो मैं किस तरह से लेके चलूंगा, that would be timelines, and then would your references followed by your references, so आपके 20 25 रेफरेंस जो है वो ये आखिर में आ जाएंगे, and that would add your presentation, right? So if I go back to the first slide, here the sequence slide, तो देखिए ये सारे कंटेंट हैं of your final presentation which are required from the perspective of a research proposal document, ठीक है? सो अगर ये चीज समझ आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो मैं अब दोबारा चला जाता हूँ रिसर्च प्रपोजल कंटेंट के ऊपर, उसको इससे आपने लिंक करना है। देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें जो है मेंशन्ड है जो वहां पे मेंशन थी। इंट्रोडक्शन का आपने एक सेक्शन लिखना था, लिटरेचर रिव्यू का एक सेक्शन लिखना था, प्रपोज मेथोडोलॉजी का एक सेक्शन लिखना था, टाइमलाइंस रेफरेंसेस देने थे, वही सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर है। लेकिन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन होती है, लिखा हुआ कंटेंट लिखा हुआ कंटेंट होता है, दोनों में फर्क जहन में होना चाहिए। कोई सवाल है तो बताएं। सब्जेक्ट को मतलब एक क्लास में हम ये बनाएंगे इंशाल्लाह। यही सर सब कुछ हम थीसिस वन में भी जी ये थीसिस वन की प्रेजेंटेशन ही है, और उसकी आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अभी आपने जो एक इनिशियल ये काम कर लिया, तो आप आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि अब एक अटेम्प्ट और आपको दी जाए तो आप बहुत अच्छा करके ईसीपी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यू प्रेजेंट दिस सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ ईसीपी, इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल, दे लाइक टू हैव द सेम थिंग। इसमें ये जो इतने ज्यादा ये जो हम टूल यूज करेंगे सारा, हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, मतलब क्या किस कोई हेल्प वगैरह ले कौन से टूल? सर जिस मेरे उसमें ये टूल्स हम यूज करेंगे जो सर जैसे कि एल्गोरिथम को यूज करेंगे हम तो एल्गोरिथम तो होता है सिर्फ फ्लो ऑफ एक्टिविटी, जब बात करें उससे एल्गोरिथम कोई टूल थोड़ी है। वो तो आपने नहीं देखिए, मास्टर्स आप कर रही है ना, तो मैडम ये चीजें तो करनी है। छत तक तो कर लेंगे हम, अगर इतना पूरा वो बनाएंगे सारा। नहीं वो सब आपने करना है, आप असिस्टेंस इस तरह से लेते हैं कि आप सीखते खुद हैं, मतलब आप आपने मैटलैब सीखनी है तो आप सीखें, किसी से पूछना है पूछें, करनी तो खुद ही है ना, जवाब तो खुद देने हैं, वहां वो नहीं होगा खड़ा हुआ या खड़ी हुई जो आपको असिस्ट करेगी। आप गाइडेंस तो जिससे लेना चाहें ले, तो कोई इतने टूल्स भी नहीं है। आपने एक सिमुलेशन टूल के ऊपर काम करना है। अगर आप बैचलर्स करके आई हुई हैं तो बैचलर्स में आपने चीजें ऑलरेडी की होती हैं, ठीक है? और अगर नई चीज कोई सीख रही है तो यही तो मकसद है, मास्टर्स करने क्यों आए हैं हम या पीएचडी क्यों कर रहे हैं? तो हम नई चीज सीखना चाह रहे हैं ना। तो स्पून फीडिंग नहीं होती मास्टर्स के अंदर और पीएचडी के अंदर, इट इज मोर ऑफ द इंडिपेंडेंट टास्किंग, यू 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 लर्न बाय डूइंग। समझ गई बात? तो वो तो करना पड़ेगा, उसके बगैर तो नहीं है। हाँ दूसरी लाइन है कि अगर आप समझती हैं नई चीज कोई नहीं सीखनी, स्पून फीडिंग करनी है, तो कोर्स वर्क के रास्ते पे चले जाइए। आप सब्जेक्ट पढ़े, 10 सब्जेक्ट पढ़े, आपको ऑप्शन है, आप
वो होमवर्क कर ले, थीसिस ना करे। थीसिस में तो पढ़ना पड़ेगा, थीसिस में एक्स्ट्रा काम करना है, थीसिस में इंडिपेंडेंट काम करना है। थीसिस में सुपरवाइजर आपका हाथ पकड़ के नहीं चलेगा। सुपरवाइजर आपको सिर्फ गाइड करेगा कि ओके जी ये रास्ते हैं, आप 3 रास्ते लेकर आइए, इनमें 2 रास्ते छोड़ दें, पहला रास्ता इख्तियार कर लें, या तीनों ठीक नहीं है दोबारा काम करके आए। बट वो आपके ऊपर होमवर्क रखेगा क्योंकि उसने थीसिस अपना कर लिया है। याद रखें, मैं बार बार क्लास में बताता रहा हूँ कि सुपरवाइजर्स या जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपना थीसिस कर चुके हैं। वो अब आपका थीसिस नहीं करेंगे आपके लिए, वो तो आपने ही करना है। और वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। चीज़ें नई, नए टूल्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उनको आपने समझना है। बट एक्सपीरियंसेस जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को पॉलिश करने के लिए यूज होते हैं। जो प्रोफेसर्स हैं या पुराने लोग हैं वो आपको, क्योंकि उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, लोगों से मिल चुके होते हैं, उस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि यार कहाँ आप गलती कर रहे हैं, उसको ठीक करें। तो कर सकता हो, हर इंसान कर सकता है। और ये इकोसिस्टम दुनिया भर में ऐसे ही चल रहा है, और इसके फायदे हैं। इंडिपेंडेंट टास्किंग में, इंडिपेंडेंट लर्निंग में चीज़ें सीखते हैं हम। अगर आपको हर चीज़ स्पून फीड कर दी जाए, फिर आप नहीं समझते। फिर आप जो आधी चीज़ तो आप वैसे ही छोड़ देते हैं कि जी बस ठीक है छोड़ दो। तो पॉइंट ये है कि जी माय कंसर्न इज दैट यू शुड कीप इट इन माइंड दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी डन एट योर एंड, एंड आई एम, और the other people would be there to assist you to improve upon your understanding cycle. बट डू नॉट थिंक कि ये कोई काम कोई और करेगा आपके लिए, करना आप नहीं है ये। अगेन माई क्वेश्चन रिमेन सेम। यहाँ इसके अंदर कोई क्वेरी है तो आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर जो थीसिस टाइमलाइन है, इज देयर अ पेट रूल कि हमें किस सेगमेंट को कितना टाइम देना होगा, कितना टाइम पीरियड उसके लिए एलोकेट करना होगा, या फिर इट्स और डिस्क्रिशन कि हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं? टाइमलाइंस थीसिस से मुराद मुझे जरा रिपीट कीजिएगा, आप पीएचडी थीसिस की बात कर रही हो? सर जोन सी आपने जिस तरह से स्लाइड में मेंशन किया कि हमें वहां पे गैंट चार्ट बताना होगा और हमें अपनी टाइमलाइंस बतानी है, तो उसके अंदर मैं पूछना चाह रही हूँ। जी जी, देखें गैंट चार्ट तो ये जो यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, ये आपकी और आपके सुपरवाइजर के आपस में मिल बैठ के डिसीजन लेने के ऊपर है। देखिए, मिनिमम टाइम पीएचडी का और मैक्सिमम टाइम जहन में रखना है, अपनी कमिटमेंट्स जहन में रखनी है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप एक वर्केबल सोल्यूशन देते हैं। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होते, बहुत ही पेसिमिस्टिक भी नहीं होते, और एक एक सॉर्ट ऑफ टेंटेटिव टाइमलाइंस देते हैं कि जो प्रैक्टिकल टाइमलाइंस हैं कि जी इतना मुझे लिटरेचर रिव्यू में टाइम लगेगा, इतना डाटा कलेक्शन में टाइम लगेगा। तो अगेन डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर सुपरवाइजर। इसमें कोई फिक्स्ड मैं फॉर्मूला नहीं दे सकता आपको। सर। ठीक है। आप पीएचडी स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट का तरीकाकार ये होता है कि आप अपना कोर्स वर्क करेंगी, आप लिख सकती हैं इस वक्त कि जी मैं अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करूंगी, कोर्स वर्क के बाद मैं अपना जो है वो अगले 6 महीने में अपना कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम और प्री प्रपोजल क्लियर करूंगी। फिर मुझे से 1 सेमेस्टर चाहिए होगा फॉर प्रपोजल डिफेंस। प्रपोजल डिफेंस के बाद देन आई स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ लिखे हुए। और भी कुछ ऐड कर सकती हैं, और उसमें आप सुटेबल टाइम स्लॉट देते हुए आप कोशिश करें कि आप, टाइमलाइंस आपके पास होती हैं अराउंड 7 ईयर्स, आप अराउंड 5 ईयर्स 6 ईयर्स के अंदर, क्योंकि आपने आखिरी 2 साल समझे आपने देने हैं फॉर दी फॉरेन एवेल्युएशन एंड फॉर दी थीसिस एवेल्युएशन। उससे पहले सर। पहले आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, थीसिस राइटिंग पूरी हो जानी चाहिए, और लोकल एवेल्युएशन में 2 साल पहले चला जाना चाहिए। सर। अब वो फिर आपकी किस्मत है कि वैल्यूएशन जल्दी हो जाए, फॉरेन वैल्यूएशन जल्दी हो जाए, और आपका डिफेंस जो है वो प्लान हो जाए। बट योर एम इन माय व्यू, अगर मैं सोचूं तो आपको 7 ईयर को 3 ब्रैकेट्स में आप तोड़ सकते हैं। एक ब्रैकेट में आप अपना प्रपोजल डिफेंस करने के बाद दूसरी ब्रैकेट में पेपर राइटिंग और थीसिस राइटिंग को करें, और ये 5 साल में कंप्लीट कर लें। एंड सर। लास्ट 2 ईयर्स शुड बी केप्ट फॉर द वैल्यूएशन एंड डिफेंस। सर। पहले 5 साल में आपकी पब्लिकेशंस, जो रिक्वायर्ड पब्लिकेशंस हैं पीएचडी की, 1 2 3 जो भी आप करना चाहती हैं वो भी पूरी हो जानी चाहिए। सर। आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। सर। और कोई सवाल? सर ये कि जिन उसमें प्रॉब्लम सर्टिफिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी। मैंने नहीं डाला भाई, ये तो एक सैंपल है। सर ये बस अगेन दिस इज जस्ट वन, एक टेम्पलेट। ये गलत भी हो सकता है, आप सिर्फ इससे
जो अकल की चीज निकालने वाली वो निकालें कि आपने एक टाइमलाइन देनी है, ठीक है। इसके एग्जैक्ट कंटेंट पे ना जाए कि इसने क्या लिखा हुआ है, ये एक स्टूडेंट का काम है। दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस, सो दिस मे बी 100% रॉन्ग, डू नॉट गो ऑन दैट। पॉइंट यहां से क्या पिक करना है यार, कि मैंने अपने थीसिस को ब्रेक करना है माइलस्टोन्स के अंदर। ये माइलस्टोन्स है ना, तो आप 4 माइलस्टोन्स बना लें, 5 बना लें, 10 बना लें, वो आपकी चॉइस है। और फिर उन माइलस्टोन्स को पूरा करने के लिए टाइमलाइंस भी आपने ही डिसाइड करनी है कि पहला माइलस्टोन में इतना टाइम लगेगा, दूसरे में मुझे इतना लगेगा, तीसरे में इतना लगेगा। फॉर अ मास्टर स्टूडेंट, आप TH1 अगर कर रहे हैं, TH1 ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो आपको मैंने टाइमलाइंस ऑलरेडी दी हुई है कि आपके पास 2 सेमेस्टर्स होते हैं, TH1 TH2। TH1 में आपका प्रपोजल डिफेंस होना चाहिए, और TH2 में आपकी इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स कलेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा करते हुए थीसिस राइटिंग, देन सबमिशन एंड अल्टीमेटली डिफेंस हो जाना चाहिए। तो आप 6 महीने को, 6 महीने से 1 साल के टाइम पीरियड को अपने दिमाग में रखते हुए अपने काम को ब्रेक करें और उनके वक्त डिफाइन कर दें कि मैं ये इस वक्त तक कर लूंगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। कुछ काम पैरेलल में हो रहे होंगे, कुछ काम एक के बाद हो रहे होंगे, ठीक है। कुछ काम पैरेलल भी हो सकते हैं, जैसे ये भी शो हो रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है ये इसने साथ ही शुरू कर दिया है लिटरेचर रिव्यू के। बट whosoever he is, he or she thinks कि जी मैं साथ साथ कर सकता हूँ। तो देखिए ब्लैक लाइंस जो है, ये ब्लैक बॉक्सेस जो है वो शो कर रहे हैं। बट इससे अकल की बात क्या निकालनी है, आपने इसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना है। दिस इज नॉट द आइडियल थिंग, इट इज जस्ट वन सैंपल। बाकी अकल अपनी इस्तेमाल करनी। ठीक है जी, ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी भी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं आपको? यस सर। और कोई क्वेरी इस हद तक है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी, अदरवाइज आई गो बैक टू दी मेन थिंग। ये मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाई है। This is the presentation which you will give by the 16th week. So I just showed you a sample. Again, I repeat, this is not an ideal sample. Try to use your brain to make a good presentation covering the related things. Okay जी, so अभी ये सेशन क्लोज होने वाला है, so let me close it myself and we start again. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोबारा वही सेम लिंक पे ज्वाइन कीजिए जिस पे हमने शुरू में आपसे शेयर किया।